स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन साइंस पे। और आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा, और उसमें हम लोग आज जानेंगे किरचॉफ लॉज को। क्या होता है किरचॉफ का नियम, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार ये लागू होता है। जब आप 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे तो एक नियम आया था ओम का नियम, ओम्स लॉ। और कमोबेश अगर देखा जाए तो 10th क्लास का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरह डिपेंडेंट है ओम्स लॉ पे। लेकिन ओम्स नियम में कुछ ओम का नियम हर जगह लागू नहीं हो पाता है। जटिल परिपथों में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए या इनके वितरण को ज्ञात करने के लिए हम पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ दो प्रकार का होता है, एक पहला नियम होता है और एक दूसरा नियम होता है। तो आज के इस क्लास में हम उन दोनों नियमों को जानेंगे और उनका किस प्रकार उपयोग होता है, किस प्रकार उसको हम अप्लाई करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे दीजिए। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपने क्वेश्चन, अपनी समस्या को यहां पे डाल सकते हैं। एक आवश्यक सूचना यह है, कुछ बच्चों का यह डिमांड आया है कि सर मीटर ब्रिज पे एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल मीटर ब्रिज पे वीडियो बनेगा, लेकिन आज पहले हम लोग किरचॉफ लॉ को देखेंगे, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे और तब उसके बाद हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियल मीटर पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ लॉज के ऊपर आधारित है। तो आइए जानते हैं किरचॉफ के पहले नियम को। इस पहले नियम को ज्वाइंट लॉ, पहले नियम को ज्वाइंट लॉ या हिंदी में संधि नियम या किरचॉफ करंट लॉ, इस नियम का नाम दो नाम है। संधि नियम कुछ लोग कहता है, कोई ज्वाइंट लॉ कहता है, लेकिन अगर रियलिस्टिक इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोग संक्षेप में केसीएल के रूप में भी जानते हैं। किरचॉफ का धारा नियम इसको कहा जाता है। और यह नियम कहता है कि चालकों के किसी बंद जाल में, चालकों के किसी बंद जाल या नेटवर्क में संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो बराबर होता है। आपको पहले से पता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है और यह अदिश के नियमों का पालन करती है। तो चालकों के किसी नेटवर्क में अगर कहीं जंक्शन हो, जंक्शन मतलब संधि हो, तो उस संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली जो कुल धाराएं होती है उनका बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है, जिसे हम लोग संधि नियम या किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इस नियम को कैसे अप्लाई करते हैं। आप यहां चित्र में देख रहे हैं कि एक चालकों का नेटवर्क बना हुआ है, यहां पे जंक्शन है। आप ये देख रहे हैं कि कुछ धाराएं जंक्शन की ओर आ रही हैं और कुछ धाराएं जंक्शन की ओर जा रही हैं। तो बड़ा सिंपल सा नियम है कि इस नेटवर्क में संधि की ओर जाने वाली, तो संधि की ओर जाने वाली कौन सी धारा है, I1 संधि की ओर जा रही है, I2 संधि की ओर जा रही है और I3 भी जो कहां जा रही है, संधि की ओर जा रही है। तो हम ये लिखते हैं I1 प्लस I2 एंड प्लस क्या, I3। तो ये टोटल क्या हो गया, संधि की ओर जाने वाली। और संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा एक हमारी I4 है और एक कौन है, I5 है। तो यहां हम लिखते हैं I4 प्लस I5। और इन दोनों के बीच रिलेशन ये होता है कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और यही जो है वो किरचॉफ का पहला नियम है। यहां थोड़ा सा अगर गणित का आप लोग इस्तेमाल करें तो आप ये देख रहे हैं क्या है कि इक्वेशन हो गया, इक्वेशन में यह LHS हो गया और ये क्या हो गया, RHS। तो यदि इस RHS वाले को उठाकर हम LHS में लाएं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो इसी नियम को हम ये भी कहते हैं कि यदि संधि की ओर जाने वाली धारा को हम धनात्मक ले लें, संधि की ओर जाने वाली धारा को हम धनात्मक ले लें और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक ले लें, तो उस स्थिति में संधि की ओर जाने वाली और संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है। यहां पे बस इतना ध्यान रखना है कि संधि की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक जब माना जाएगा तो यहां हो जाएगा कि संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का जो बीजीय योग होता है वो 0 होता है।
ठीक है, यही किरचॉफ का पहला नियम है। अब ये प्रश्न है कि ये किरचॉफ का नियम आधारित किस पे है, किस पे बेस्ड है किरचॉफ का नियम। तो आपको ये पता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप यहां देख रहे हैं कि इस पॉइंट को जितनी धाराएं मिल रही है उतनी धारा को ये क्या कर रहा है, पास आउट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें थोड़ा देर के लिए कि I1 बराबर जो हमारा हो वो 2 एम्पियर हो, I2 जो हमारा ये भी 2 एम्पियर हो, और I3 जो हो कितना हो 3 एम्पियर हो, तो इस संधि को जो धारा मिल रही है वो 2 एम्पियर 2 4 एम्पियर कितना 7 एम्पियर हो रही है धारा यहां पर। और यहां से अगर I4 बराबर 4 एम्पियर होगा तो यह निश्चित है कि I5 बराबर जो होगा वो 3 एम्पियर ही होगा, क्योंकि यहां से जितनी धारा मिल रही है ये क्या कर दे रहा है, पास कर दे रहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का नियम आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। या हम यूं कहते हैं कि जो किरचॉफ का पहला नियम है यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम का पालन करता है। तो इस तरह आप पहले नियम को अच्छा से समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम 2 प्रकार से इस नियम को बोलते हैं कि चालकों के किसी बंद जाल में संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। और इसी को हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं कि यदि संधि की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक लें तो उस स्थिति में कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और यह जो नियम है यह आवेश के संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम का पालन करता है। तो यह हो गया आपका किरचॉफ का पहला नियम। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम को। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम को। पहले नियम के बाद जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम को हम लोग सेकेंड लॉ, लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या शॉर्ट में केवीएल के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे या अब आपको पता चलेगा कि ये केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो ये नियम कहता है कि चालकों के किसी बंद पास में उसके प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। यदि कोई बंद पास बना हो, लूप बना हो, तो उस लूप के प्रत्येक भाग से धारा प्रवाहित होगी और कोई ना कोई वहां वोल्टेज होगा, तो प्रवाहित होने वाली धारा और उसके वोल्टेज के गुणनफल का जो बीजीय योग होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे एक लूप बना हुआ है, एक ट्रायंगल शेप का लूप बना है। यहां से अगर इस धारा को हम मेन धारा को यहां I कर दें तो यहां से के बाद धारा 2 भाग में बढ़ती है। इस वाले भाग को मिलता है I1 धारा, इस वाले भाग को मिलता है I2 धारा, और यहां से जो जाने वाली धारा है वो यहां आकर I3 होती है और फिर यहां पर ये दोनों मिलकर I धारा में बदल जाती है। यहां स्पेशली इस नियम को यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई लूप बनेगा तो वहां 2 प्रकार की धारा होगी। एक धारा जो क्लॉकवाइज होगी और दूसरी धारा जो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि किसी एक धारा को पॉजिटिव करंट और किसी एक धारा को निगेटिव करंट मानना होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो क्लॉकवाइज धारा है उसको आप पॉजिटिव मान लें और जो एंटी क्लॉकवाइज धारा है उसको आप निगेटिव मान लें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी को एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव मानेंगे। मैंने क्या किया है कि मैंने अपने पूरे सेशन में जो क्लॉकवाइज धारा है उसको हमने पॉजिटिव लिया है और जो एंटी क्लॉकवाइज धारा है उसको हमने निगेटिव लिया है। उस स्थिति में चालकों के किसी भी बंद पास के प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजीय योग होगा वो हमेशा 0 होगा। आइए यहां पे देखते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये धारा इस डायरेक्शन में जाकर ऐसे घूम रही है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये हमारी धारा जो है वो क्या हो जाएगी, यहां पे यह पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी धारा जो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस धारा को मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। तो नियम के अनुसार पहले भाग से जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, I1 है और इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो क्या हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस फिर ये क्लॉकवाइज धारा है तो क्या हो जाएगा I3 इंटू क्या R3 एंड ये धारा जो क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस I2 R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है।
अब फिर से वही बात हम आपको कहेंगे कि चूंकि यह एक गणितीय समीकरण के रूप में है, तो यहां यह माइनस है, तो इसको जब हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 R1 प्लस I3 R3 बराबर I2 R2। तो ये भी जो है वो किरचॉफ का दूसरा नियम ही है। तो चाहे आप ऐसे समझे या ऐसे समझे, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहां का धारा, वहां पे आपको धारा का वितरण करना होगा। उस स्थिति में क्लॉकवाइज धारा को आप पॉजिटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज धारा को आप निगेटिव मानेंगे, तो आपको यह नियम अप्लाई करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यही नियम, अब एक बगल में आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है? तो आप ये देख रहे हैं कि इस फिगर में एक विद्युत धारा का सोर्स लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है। तो ऐसा क्या होगा कि जब किसी बंद पास में कोई बैटरी अथवा सेल लगा हो तो उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। नियम वही फॉलो करेगा जो नियम मैंने यहां बताया कि क्लॉकवाइज धारा को धनात्मक और एंटी क्लॉकवाइज धारा को हम क्या कर लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से धारा का वितरण हुआ है, तो यहां से धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां हमारा I1 जो होगा वो काथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ I3 है, ये काथी में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ I4 जो है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ I2 हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और I4 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यही नियम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें और इस नियम को लिखें, तो उस स्थिति में देखिए, पहले हम क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस क्या हो जाएगा, I3 R3 प्लस I4 R4, और उसके बाद हम यहां ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, और ये दोनों माइनस में इसलिए होगा क्योंकि यह धारा जो है कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज धारा हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो माइनस I2 R2 एंड माइनस I4 यहां पे सॉरी एक गलती हो गई है कि यहां पे हमको I5 मानना चाहिए, यहां हो जाएगा I5। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा I5 R5 इक्वल टू, यहां जीरो नहीं होगा। यहां यह ध्यान रखना है कि इसमें आप ये देख रहे हैं कि विद्युत वाहक बल का कोई सोर्स नहीं लगा है, ये किसी बाह्य स्रोत से धारा आ रही है। तो जब धारा बाह्य स्रोत से आए तो उस कंडीशन में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग 0 होता है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि एक बैटरी लगा हुआ है, तो उस स्थिति में एक सेल लगा हुआ है जिसका एक EMF E दिया हुआ है। तो उस स्थिति में प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजीय योग होता है वो उस विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। यानी यहां क्या हो जाएगा, यहां E हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि अगर विद्युतवाहक बल का कोई सोर्स लगा हो, कोई बैटरी अथवा सेल लगा हो, तो ये जो गुणनफल होगा, ये वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस विद्युतवाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है कि यदि विद्युत वाहक बल का कोई सोर्स नहीं लगो हो तो उस स्थिति में कुल योग 0 के बराबर, और यदि विद्युत वाहक बल का कोई सोर्स लगा हो कि बैटरी अथवा सेल लगी हो तो उस स्थिति में जो कुल योग होता है वो उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और यदि एक से ज्यादा विद्युत वाहक बल का सोर्स लगा हो तो जो नियम इसके लिए अप्लाई हुआ है वही नियम वहां के लिए अप्लाई होगा। यानी अगर सोर्स क्लॉकवाइज में लगा हो तो प्लस में, और सोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज में लगा हो तो उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। एक प्रश्न और आपके लिए है कि आखिर इस नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वोल्टेज तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो वोल्टेज दिख नहीं रहा है लेकिन वोल्टेज है। ओम के नियम से I इंटू आर बराबर V होता है। ओम के नियम से I इंटू आर बराबर V होता है। तो यहां I इंटू आर है तो यह किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहां हम आसानी से लिख सकते हैं V1 प्लस V3 प्लस V4 माइनस V2 माइनस V5 इक्वल टू E। तो यहां इसको हम आसानी से ये लिख सकते हैं। तो चाहे हम I1 R1 लिखें और चाहे हम V1 लिखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। इसलिए इसे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नियम से जानते हैं। एक और यहां पे आपकी जानकारी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जैसे आपने पहले नियम के बारे में पढ़ा था कि पहला नियम किस सिद्धांत का पोषण करता है, तो पहला नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पोषण करता है। और यह जो नियम है यह किसके ऊपर आधारित है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण, यह नियम ऊर्जा के
संरक्षण सिद्धांत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। पहला नियम आवेश के संरक्षण के ऊपर आधारित है और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब ये दोनों नियम को आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए व्हिटस्टोन ब्रिज। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इससे अपना नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।